नमस्कार दर्शकों, क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने नेट क्वालीफाई किया हुआ है या फिर आप ओनली पीएचडी हैं? तो ये वैकेंसी आज की आपके लिए है। आप क्वालिफिकेशन से समझ गए होंगे हम किस पोस्ट की बात करने वाले हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी पोस्ट आई है। ये पोस्ट आपकी आई है दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, मल्टीपल आपके डिसिप्लिन है और आपकी 15 प्लस वैकेंसी है। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपकी इसमें 21 मार्च 2025 है। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी जो है ढंग से समझेंगे आगे और देखेंगे कि इसमें आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें साथ में जानेंगे कि आपका इसमें पे स्केल या पे लेवल क्या होने वाला है और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रेलेवेंट होगी इस कोर्स से सब कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एपीआई स्कोर है, ठीक है, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए यूज़ किया जाता है अपनी जो ये यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा, ठीक है। तो वो हम जानेंगे कि वो है क्या, उसमें आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और किस बेस पर आपका उसमें सिलेक्शन ये लेंगे, ठीक। चलें अब आगे और जानते हैं डिपार्टमेंट्स। पहला है कॉमर्स का डिपार्टमेंट। टोटल 5 वैकेंसी हैं, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, एक है एससी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक पीडब्ल्यूडी के लिए। इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट की बात करें 2 वैकेंसी है, 2 में से 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। हिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, 4 में से 1 आपके अनरिजर्व्ड के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं टोटल और उसमें से 1 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 एससी के लिए। पंजाबी की बात करें तो 1 वैकेंसी है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। संस्कृत की 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड के लिए। उर्दू में 1 वैकेंसी और वो आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। तो टोटल आपके 16 वैकेंसीज हो गई हैं। तो वैकेंसीज का नंबर अच्छा है, सबसे ज़्यादा कॉमर्स में है। क्यों? कॉमर्स में ये कम नंबर नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। आप देखेंगे कि 1, 2, 3 हद से 3, 4 तक निकलती हैं, लेकिन इसमें देखो 5 निकली है तो काफ़ी अच्छा नंबर है। हिस्ट्री में भी सही है, तो आपका इसमें चांस अच्छा बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो जो भी डिसिप्लिन आपके आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं और ह्यूमैनिटीज़ के हैं, सबके लिए सेम ही क्वालिफिकेशन होगी। तो आपके पास एलिजिबिलिटी ए होनी चाहिए या बी होनी चाहिए। ए की बात करें तो आपने मास्टर की डिग्री की हो अपने रेलेवेंट कंसर्न या अलाइड सब्जेक्ट में, उसमें आपके 55% मार्क्स हो अगर आप जनरल हैं और 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप कैटेगरी से हैं, ठीक है। और ये किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो आपने या कोई इक्वलेंट डिग्री अगर की है फॉरेन डिग्री से, तो वो भी आपकी इक्वलेंट होनी चाहिए, मतलब उससे कम की नहीं होनी चाहिए, उसी लेवल की होनी चाहिए मास्टर डिग्री के लेवल की। इसके साथ ही आपको नेट क्वालिफिकेशन चाहिए। नेट क्वालिफिकेशन आपके कंसर्न सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए। नेट में एग्जाम्शन है, अब देखेंगे कि किस केस में आपको एग्जाम्शन नेट में मिलेगी, ठीक है। तो उससे पहले हम बी की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर आपके पास ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए, और करके लिखा हुआ है आपके सामने। तो क्या है बी वाली, कि आपने पीएचडी डिग्री की है और वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है, और जो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो रैंक करती है टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, समझिए। टॉप 500 में आपकी आनी चाहिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये जो रैंकिंग है आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की, वो किसी भी टाइम की चलेगी। आपने एडमिशन लिया है उससे पहले आपकी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग मिली है कभी भी, या आपने एडमिशन लिया है उस वक्त मिल गई या उसके बाद मिल गई, कभी की भी हो चलेगी वो, ठीक है। तो ये आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये किसके द्वारा जारी की गई होनी चाहिए, तो या तो आपकी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी की वो क्वेरली असाइनमेंट द्वारा जारी की गई हो, या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई हो सॉरी, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि शंघाई जियोंगटोंग यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जारी की गई हो। समझ गए आप ये वाली कंडीशन, कि आपकी टॉप 500 में यूनिवर्सिटी आनी चाहिए रैंकिंग में, और वो इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। ये आपकी क्या होगी, पीएचडी की केस, और वो भी जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की है। अब जो हम इसकी बात कर रहे थे कि नेट से एग्जामिशन किन कैंडिडेट्स को मिल सकता है, वो देख लीजिए। तो ये है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट है ये। एक बार हम देखेंगे। ओके, पॉइंट पहले देख लेते हैं। आई थिंक यही है शायद, एक बार मैं देख लूँ। नेशनल शैल बी मिनिमल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, एक मिनट देख लूँ मैं, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट है ये। तो नेट की एग्जामिशन उन कैंडिडेट को मिल जाएगी जिन्होंने पीएचडी डिग्री की है, और वो पीएचडी डिग्री द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर द यूनिवर्सिटी ग्रांट सॉरी, ये दोनों मतलब एक ही है, बट इनका रेगुलेशन जो 2009 और 2016 है, ठीक है। तो द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशन 2009 है और जो 2016 उसके अकॉर्डेंस हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग हो, एंड देयर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो, एज द केस में भी जो भी केस है, या तो आपका रेगुलेशन 2009 या रेगुलेशन 2016 या इनमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी डिग्री हो, तो ये जो है शैल बी एग्जाम फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। अब आगे है कि जिन भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन अपना किया पीएचडी डिग्री में 11 जुलाई 2009 से पहले, और उनकी जो वो डिग्री है वो तब के एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बायलॉ और रेगुलेशन के हिसाब से है, तो ऑल सच पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, ठीक है, समझिए। तो ये दो चीज़ें हैं। तो पीएचडी डिग्री वालों को नेट से एग्जाम्पशन मिला है, लेकिन उसमें एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है कि फॉलोइंग कंडीशन उसमें होनी चाहिए। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, आपकी रेगुलर मोड ही होनी चाहिए। द पीएचडी थीसिस हैज बीन अवॉर्डेड एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। एंड ओपन पीएचडी वाइवा वर्क ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हर या हिज पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन रेफरेड जर्नल। फिर द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एट least 2 papers based on his PhD work in conferences, seminar sponsored, funded, supported by the UGC, ICSSR, CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। तो ये आपके कुछ कंडीशन है। इस केस में आपका जो है होना चाहिए कि आपने पीएचडी डिग्री की है तो रेगुलर बेसिस पे हो, और जो आपने पीएचडी थीसिस की है वो अवार्ड की गई हो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा, फिर ओपन वाइवा वर्स आपका हुआ हो, और जो कैंडिडेट है उन्होंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, और वो जो है एटलीस्ट
एक रेफरेट जर्नल में ज़रूर हो। फिर द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड टू जो भी आपके पेपर है वो, और ठीक है समझे आप, प्रेजेंट किए हो 2 पेपर कम से कम, और वो बेस्ड हो आपके पीएचडी वर्क पर, और वो कॉन्फ्रेंस, सेमिनार स्पॉन्सर्ड, फंडेड, स्पॉन्सर्ड बाय यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर और एनी सिमिलर एजेंसी में आपके होने चाहिए। ठीक समझिए, ये आपकी चीज़ें हैं जो कुछ कंडीशन आपकी दी गई हैं। और नेट की एक और एग्जामेशन आपको मिलेगा, जिस भी सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता उनको भी नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपका रिलैक्सेशन है मार्क्स में, जो भी कैटेगरी से हैं उनके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी उनको जो है, और पीडब्ल्यूडी को मिला हुआ है रिलैक्सेशन 5% का मार्क्स में। ठीक, आगे बात करें, रिलैक्सेशन 5% का दिया जा सकता है पीएचडी होल्डर्स को हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो जिन्होंने 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री की है, ये डेट भी नोट कर लेना, 19 सितंबर से पहले, और 1991 सन है, इससे पहले जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री करी हुई है और फिर उसके बाद पीएचडी डिग्री की है, तो उनको भी 5% का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। ठीक, अब रेलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55% मार्क वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय, तो आपको अपना कन्वर्ट करना है 55%, मतलब सॉरी कन्वर्ट 55% में नहीं, जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ उन्होंने थोड़ी जनरल दी गई है। अब हमने डिस्कस तो कर लिया, अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट जो कि एपीआई स्कोर है। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। नाम से आप समझ रहे होंगे, एकेडमिक जो भी आपने अपनी एकेडमिक्स की है उसका, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसका इंडेक्स, उसमें मतलब आपके कितने मार्क्स रहने वाले हैं। इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो जो कैंडिडेट्स का नंबर है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, मतलब शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कहने का मतलब यह है, अनेबल द सिलेक्शन कमिटी टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है आपका ये, application received for the faculty position shall be screened on this basis academic and other related credentials of the candidate through the following criteria। मतलब following criteria क्या है आपका, एपीआई है, इसके बेस पर छटनी की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द क्राइटेरिया फॉर इक्विवेलेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर शॉर्टलिस्टिंग शैल बी ऑन बेस्ड ऑन 100 पॉइंट स्केल। तो ये जो एपीआई स्कोर है वो 100 पॉइंट स्केल या 100 मार्क का है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मार्क का है इस तरह से, वो हम आप समझने वाले हैं। तो ग्रेजुएशन से लेकर आपके अवार्ड मिलने तक सबको आपको सबके लिए आपको इसमें नंबर दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं या पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% है या उससे अबव है तो 21 आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 60 से 80% के बीच में तो 19 मार्क्स मिल जाएंगे, 55 से 60% के बीच में तो 16 मार्क्स मिल जाएंगे, और 45 से 55% के बीच में है तो 10 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें भी अगर आपके 80% या उससे अबव है तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 60% से 80% है तो 23 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप जनरल हैं और आपके 55% से लेकर 60% के बीच में मार्क्स है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% से लेकर 60% में के बीच में अगर मार्क्स है तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। फिर एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या इक्विवेलेंट डिग्री वालों को अगर उनके 60% या उससे अबव मार्क है तो 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उनके 55 से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं तो उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर पीएचडी डिग्री की बात करें तो टोटल उनको 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट विद जेआरएफ की बात करें तो 10 मार्क्स मिलेंगे। नेट विदाउट जेआरएफ की बात करें तो 8 मार्क्स मिलेंगे। अब रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपको 6 मिल सकते हैं मार्क्स या पॉइंट, और आपको हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल अगर आपने 3 करे हुए हैं पब्लिकेशन तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 6, 2 किए हैं तो 4 मिल जाएंगे, 1 किया है तो 2 मिलेंगे। ठीक है, फिर और ये जो आपने पब्लिकेशन किया हो वो पब्लिश होने चाहिए आपकी पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, आपको पता ही है अगर आपने पब्लिकेशन किया होगा तो। फिर टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस की बात करें, टीचिंग का एक्सपीरियंस या आपकी जो डॉक्टोरल की डिग्री है उसके बाद का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क मिल जाएंगे, और हर एक ईयर के लिए आपको 2 मार्क दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने टोटल 5 साल के लिए अपना क्या किया है, एक्सपीरियंस लिया है टीचिंग का या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस लिया है तो आपको टोटल 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 4 के केस में 8 दिए जाएंगे, और 3 के केस में 6, 2 के केस में 4, 1 के केस में 2। अवार्ड्स पर आते हैं। अवार्ड में अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिले हैं और वो अवार्ड आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल की बॉडी द्वारा दिया गया है तो टोटल आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट लेवल की बात करें जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया हो उसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका हो गया क्या, पूरा अकेडमिक परफॉर्मेंस एपीआई, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन जिन सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है, और मान लीजिए अगर आपके कम नंबर भी आप बन रहे हैं तब भी आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो डिग्री ज़्यादातर कैंडिडेट ने अगर नहीं की है और उसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते तो आपका ही फॉर्म उसमें शॉर्टलिस्ट होएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, और अगर आपके थोड़े बहुत कम भी मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप फॉर्म भर दीजिएगा, इसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा मार्क्स वालों को ही या जो भी चीज़ है उनको अकॉर्डिंग आपकी चांस हुई तो आपको भी इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, भर जरूर दीजिएगा चाहे आपके कम ही मार्क्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि ऐसा चांस भी आता है कि कैंडिडेट नहीं मिलते और आपका नंबर उसमें आ जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। तो चांस मत गवाइए, अपना लक हर जगह आजमाइए। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। अभी आपकी ये कमेटी के बारे में बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई जाएगी, सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाएगी, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, ठीक है, टीचर होंगे और 1 टीचर होगा रिलेटेड डिपार्टमेंट से, फिर एन अकेडमिक रिप्रेजेंटिंग अकेडमिशियन रिप्रेजेंटिंग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही उनके लिए मेंबर होंगे। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी, तो जो देखो ये जानना तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कौन कौन मेंबर होने वाले हैं, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप शायद सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये भी वही है जिनको एमफिल, एमटेक, एमटेक,
LLL, एम.एड या इक्विवेलेंट डिग्री है प्लस पीएचडी करी है तो मैक्सिमम उनको 25 मार्क मिलेंगे। जेआरएफ नेट किया हुआ है तो मैक्सिमम 10 मार्क्स। मैंने ऊपर समझा ही दिया आपको, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। छोटे-छोटे उसमें इन्होंने थोड़ी-सी समरी टाइप बनाया हुआ है, ठीक है? तो वो चीज़ है। एकेडमिक स्कोर के लिए देखो 84 है, आपकी रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 है, टोटल एक्सपीरियंस के लिए 10 है, तो टोटल 100 है। ये मैंने आपको ढंग से समझा दिया है, आप समझ भी गए होंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब शॉर्ट लिस्टिंग का ये चीज़ें बताई गई है उन्होंने कि किस तरह से होगा। इंपॉर्टेंट नोट पर आए तो यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, जनरल इंस्ट्रक्शन है नीचे, वो देख लेते हैं। उसमें कुछ है एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फीस है इसमें, ठीक है? अब ₹500 लगेगी, जो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी कैटेगरी के हैं, ठीक है? तो इन कैंडिडेट के लिए आपकी फीस लगेगी ₹500। और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन एप्लीकेंट है, उनके लिए कोई फीस इन्होंने नहीं रखी है। आपकी नॉन रिफंडेबल आपकी ये फीस है। ऑनलाइन ही आपको फीस भरनी है, ऑनलाइन ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है। नेक्स्ट बात करें अब आगे, तो द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल अलॉन्ग विद वैलिड फोटो आईडी, ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स या टेस्टिमोनियल्स विद रेस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी एज एप्लीकेबल indicated in the online application form duly certified by the applicant should be submitted at the time of interview। ये थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए, आपको क्या करना है, आपके जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, जो भी आपने अपलोड करे हैं, जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाया है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ओरिजिनल लेके जाने हैं और उन्हीं की आपको एक फोटोकॉपी करानी है, सेट बनाना है और जो आपकी फोटो कॉपीज हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना है और आपको वहाँ पर जमा कर देना है। ये चीज़ उन्होंने बताई है, जो कि आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैंडिडेट्स अगर ये चीज़ बोलते हैं तो उनको जो है सिलेक्शन होने में तकलीफ भी हो सकती है। तो इसके साथ तो आप लेके जाएँगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एक और चीज़ है कि फ़ोटो आईडी भी ज़रूर लेके जाना। अब वो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको वैलिड फ़ोटो आईडी लेके जाना गवर्नमेंट की और आपके सर्टिफिकेट। आप समझ गए? अब जो भी अपना गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं, किसी में भी काम कर रहे हो, अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना मत भूलना, ठीक? अगर ये आपके पास आपको आपके लिए एप्लीकेबल है तभी आप ये लेके जाएँगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं अभी काम नहीं कर रहे तो कोई ज़रूरत है नहीं वैसे भी। चलते हैं अब आगे। तो टीएडी तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। बाकी सैलरी तो आपको पता है लाख पर ही पहुँचती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो मैंने सब कुछ ये आपको बता ही दिया है, सारा समझा दिया है। तो वीडियो को करते हैं यही खत्म। अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ भी आपकी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।